Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the first lecture of BCom Part 2 Cost Accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को देखें तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का पेपर 5 है और ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसके सिलेबस में क्या क्या एरियाज कवर्ड हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, इसकी कितनी तरह से कितनी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है, कितनी तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है और किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद जब कॉस्ट का वर्ड आता है तो कॉस्ट मोस्टली कॉस्टिंग रिलेटेड डाटा या कॉस्ट रिलेटेड डाटा की बात वहां पे की जाती है जहां पे प्रोडक्शन हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा हो, लेबर इन्वॉल्व हो, ओवरहेड्स की कॉस्ट लग रही हो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। कॉस्ट रिलेटेड डाटा कॉस्टिंग ज़्यादातर ऐसी एंटिटीज पे अप्लाई हो रही होती है। तो इसी मुनासबत से हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट मटेरियल लगता है चीज़ों की प्रोडक्शन में, कितनी तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल मिक्स भी हो रहा होता है, लेबर किस तरह से अप्लाई हो रहा होता है प्रोडक्शन में, लेबर कॉस्ट किस तरह से प्रोडक्ट पे एलोकेट हो रही होती है, इसी तरह वेरियस ओवरहेड्स हैं वो किस तरह से अप्लाई हो रहे होते हैं प्रोडक्शन पे, यूनिट्स प्रोड्यूस पर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद वेरियस अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो हम इन टेक्निक्स को पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। ठीक है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स किस तरह से प्रोडक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज करके हम फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रोडक्शन में। फैक्ट्री लेजर किस तरह से बना सकते हैं प्रोडक्शन का, जनरल लेजर ऑफ कॉस्टिंग किस तरह से बनता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्टिंग टेक्निक्स में ही प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्या प्रोसीजर है। अच्छा, जहाँ पे प्रोसेस होता है प्रोडक्शन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, वहाँ पर हो सकता है कि हर प्रोसेस एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो या हर प्रोसेस एक सेपरेट डिपार्टमेंट में हो रहा हो। तो हम पढ़ेंगे कि बाय डिपार्टमेंट किस तरह से कॉस्ट को एलोकेट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस में प्रोडक्शन फ्लो किस तरह से होता है वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इन दी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की तमाम कॉस्ट की समराइज्ड फॉर्म में एक रिपोर्ट बना के दे देती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह इस्टेब्लिश की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, एक यूनिट को बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड लगेगा एक यूनिट को बनाने में, वो पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह कंप्यूट की जाती है। और एक ऐसा ऐसा कॉस्ट कार्ड, एक ऐसी कंप्यूटेशन
जो एक यूनिट किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट को बता रही हो, वो रिपोर्ट, वो कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कहलाता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट की कंप्यूटेशन को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह कंप्यूट की जाती है, किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके वेरिएंसेस कैसे निकाले जाते हैं, और जब वो वेरिएंसेस आ जाए तो उनको फिर इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, एडवर्स वेरिएंस कैसे फेवरेबल वेरिएंस कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, एडवर्स वेरिएंस कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और अगर एडवर्स वेरिएंस आ रहा हो तो करेक्टिव मेजर्स किस तरह लिए जाते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। ये वेरिएंसेस मटेरियल में भी आ सकते हैं, लेबर में भी आ सकते हैं, और ओवरहेड्स में भी आ सकते हैं। मटेरियल में किन किन वजह से आते हैं वो देखेंगे, लेबर में किन किन वजह से वेरिएंसेस आ सकते हैं उनको पढ़ेंगे, ओवरहेड में किन किन वजह से वेरिएंसेस आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। ओवरहेड वेरिएंसेस में टू वे वेरिएंसेस भी एक टेक्निक है, स्पेसिफिक टेक्निक है। इसको जब वेरिएंसेस का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें कवर करेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग किस तरह की जाती है, किस तरह से स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है, कौन सा मेथड यूज करना एप्रोप्रिएट रहता है, LIFO मेथड यूज किया जाए, FIFO मेथड यूज किया जाए, वेटेड एवरेज यूज किया जाए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए वो पढ़ेंगे। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, LIFO मेथड क्या होता है, FIFO मेथड क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेस्टेज को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाए। जहाँ भी प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत वेस्टेज आना एक नॉर्मल बात होती है। आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज आ रहा होता है। वेस्टेज सर्टेन लिमिट में रहे तो वो नॉर्मल वेस्टेज होता है और वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। वेस्टेज अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाए और वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा हो तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। नॉर्मल वेस्टेज हो तो उसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है, एबनॉर्मल वेस्ट हो तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, स्क्रैप मटेरियल की कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, स्पॉइल और डिफेक्टिव यूनिट्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है, स्क्रैप करना है स्पॉइल यूनिट को या उस पर फर्दर वर्क करके एडिशनल कॉस्ट इनकर करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट भी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे कि सेफ्टी स्टॉक वगैरह क्या होता है, ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह से प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। उसके बाद लेबर की कॉस्टिंग पढ़ेंगे। जाहिर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक फैक्टर मटेरियल है, एक फैक्टर लेबर है, एक फैक्ट्री ओवरहेड है। ये तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेबर है प्रोडक्शन का, लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट को पढ़ेंगे, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा लेबर की वेजेस डिटरमिन करने में क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करनी चाहिए, किन बेसिस पे हमें लेबर की वेज डिटरमिन करनी चाहिए। टाइम रेट क्या होता है, पीस रेट क्या होता है, यानी कि आवरली बेस पे अगर हम कर रहे हैं लेबर की वेज को तो वो टाइम रेट कहलाता है। अगर प्रोडक्शन की बेस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे कर रहे हैं कि इतने यूनिट्स पे लेबर को इतनी अमाउंट दी जाएगी तो वो पीस रेट कहलाता है। फिर लेबर एफिशिएंसी की प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में क्या अहमियत है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की क्या अहमियत है वो पढ़ेंगे। और लेबर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, किस तरह से मेजर की जानी चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके अलावा इंसेंटिव प्लान्स का मकसद क्या होता है, किस तरह से इंसेंटिव प्लान प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है वो पढ़ेंगे। स्ट्रेट पीस वर्क प्लान क्या होता है, 100% बोनस प्लान क्या होता है, ग्रुप बोनस प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम
लेबर कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन है ओवरहेड्स। प्लान्ड और अप्लाइड वेरिएबल, प्लान्ड ओवरहेड क्या होते हैं, अप्लाइड ओवरहेड क्या होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। किस तरह से इनको कंपेयर करके वेरिएंसेस निकाल के करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, किस तरह से ओवरहेड बजट्स इस्टेब्लिश करने में यूज होते हैं उसको पढ़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स किस तरह यूज किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या होता है वो पढ़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन पे किन किन बेसिस पे एलोकेट किए जा सकते हैं, कौन कौन सी बेसिस एप्रोप्रिएट होती है, किन सर्कमस्टांसेस में कौन सी बेस एप्रोप्रिएट होगी, किन सर्कमस्टांसेस में कौन सी बेस एप्रोप्रिएट नहीं होगी, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन में ओवरहेड किस तरह से अप्लाई हो सकता है, किस तरह से प्रोडक्शन पे अप्लाई हो सकता है, और सर्विस ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनके ओवरहेड किस तरह से किन बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर सिलेबस की मैपिंग को देखें तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो मोस्टली हम कॉस्टिंग से रिलेटेड डाटा को पढ़ रहे होते हैं, और कॉस्टिंग से रिलेटेड डाटा मोस्टली वहाँ ऐसी एंटिटीज में इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है जहाँ पे किसी किस्म की प्रोडक्शन हो रही हो, हम कुछ बना रहे हो। वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन हो रही होती है प्रोडक्शन में, डायरेक्ट लेबर की कंजम्पशन हो रही होती है, ओवरहेड सप्लाई हो रहे होते हैं प्रोडक्शन में। तो जब भी हम कॉस्टिंग को पढ़ रहे होते हैं या जहाँ भी कॉस्टिंग की बात आती है तो हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐसी एंटिटी को पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही हो, और ऐसी कॉस्ट को पढ़ रहे होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से एसोसिएट होती है। ठीक है, जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही हो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर किस्म की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोडक्शन से एसोसिएटेड हो। कोई कंपनी है वो फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स बना रही है, या फॉर एग्जांपल बाइक्स बना रही है, होंडा की कंपनी है, होंडा बाइक्स बना रही है। ठीक है, तो उसमें मजदूर भी होंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होगा, उसमें सेल्स टीम भी होगी, गार्ड्स भी होंगे, बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के स्टाफ होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टाफ का काम प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, क्या एचआर का काम प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्या फाइनेंस का काम प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। इसी तरह सेल्स प्रमोशन टीम है, क्या इसका काम डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं। एचआर का क्या काम है? वो एप्रोप्रिएट लेबर, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट हायर करके दे, और सफिशिएंट स्टाफ हायर करके दे ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस कर सके। तो एचआर का काम प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। फाइनेंस का काम क्या है? फाइनेंस का काम है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंश्योर करे बिजनेस को चलाने के लिए, कॉस्टिंग करके दे, लेबर्स की वेजेस से रिलेटेड मैटर्स को देखे। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे चीज़ों की। क्या इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। सेल्स टीम है, सेल्स टीम का क्या काम है? प्रोडक्ट की प्रमोशन करे, सेल्स बढ़ाए, मार्केट कैप्चर करके दे। क्या इसकी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं।
तो जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पे जरूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड ही हो। वहाँ पे एक्टिविटीज नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज भी कंपनी को, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। और ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो, इनसे रिलेटेड कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट के एग्जांपल्स लें तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट है, फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो, यानी कि एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी वो स्पेसिफिकली और सब्सटेंशियली आइडेंटिफाइबल हो। एक पेन को बनाने में मेरे 2 रुपए का मटेरियल लगा, 2 रुपए का प्लास्टिक लगा, तो वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है एक पेन से, तो वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो कि यूनिट ऑफ आउटपुट से आइडेंटिफाइबल ना हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। ये टू सम एक्सटेंट वेरिएबल कॉस्ट होती है और टू सम एक्सटेंट फिक्स कॉस्ट होती है। प्योरली वेरिएबल कॉस्ट हो तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, क्योंकि प्योरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाइबल होती है। प्योरली फिक्स्ड कॉस्ट हो तो वो प्योरली इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी, क्योंकि वो यूनिट ऑफ आउटपुट से आइडेंटिफाइबल नहीं है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, और टू सम एक्सटेंट वेरिएबल हो, टू सम एक्सटेंट फिक्स हो तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मोस्टली सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो मोस्टली ये ओवरहेड्स होते हैं जो कि सेमी वेरिएबल होते हैं। ओवरहेड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि टू सम एक्सटेंट वो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल होते हैं, टू सम एक्सटेंट पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं होते, और उनको पर यूनिट आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिनमें एक हाइलो मेथड है और एक मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस। जिनको यूज करके सेमी वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन को और फिक्स कॉस्ट के पोर्शन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ज्यादातर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं ये। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल मटेरियल पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। इनकी ये खसूसियत होती है कि कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स प्योरली वेरिएबल होते हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स प्योरली फिक्स्ड होते हैं तो वो प्योरली इनडायरेक्ट होंगे, और कुछ फैक्ट्री हेड्स होते हैं जो कि टू सम एक्सटेंट वेरिएबल होते हैं, टू सम एक्सटेंट फिक्स होते हैं, इसलिए इनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही डिस्कस किया जा रहा होता है। ठीक है, ओवरहेड्स की बात की जाए तो ओवरहेड्स फिक्स्ड भी होते हैं, ओवरहेड वेरिएबल भी होते हैं। पहले मैंने बताया
प्योरली फिक्स है तो इनडायरेक्ट है, बल्कि ये इनडायरेक्ट भी नहीं होंगे क्योंकि इनको यूनिट पे एलोकेट करना ही नहीं है, बल्कि इनको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे लेना है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है, इनकी एलोकेशन यूनिट पे होती ही नहीं है कॉस्ट कंसिडरेशन में। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम प्योरली ज्यादातर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो प्योरली डायरेक्ट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है तो उसको पर यूनिट पे एलोकेट करना ही नहीं है, बल्कि टोटल कॉस्ट पे कंसीडर करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कंप्यूटेशन में, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कंप्यूटेशन में लेना है डायरेक्ट। तो जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो इसको यूनिट पे एलोकेट करते ही नहीं है हम, अनलेस कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हो। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट को भी हम पर यूनिट पे एलोकेट कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर देते हैं। अदरवाइज यूनिट कॉस्ट की कंप्यूटेशन में फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए जहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाए वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की ही बात की जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये टू सम एक्सटेंट वेरिएबल होती है, टू सम एक्सटेंट फिक्स होती है। और फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट आउट करने के लिए हाइलो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, वेरिएबल कॉस्ट की खसूसियत ये होती है कि ये पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन इन टोटल ये इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन बना रहा हूँ और एक पेन बनाने की कीमत 2 रुपए है, तो जब मैं एक पेन बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट 2 रुपए लग रही है। जब मैं 2 पेन बना रहा हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट 4 रुपए लगेगी। जब मैं 3 पेन बना रहा हूँ तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए लगेगी। लेकिन जब मैं एक पेन बना रहा था तब भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए ही थी। जब मैं 2 पेन बना रहा हूँ तब भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए ही है। और जब मैं 3 पेन बना रहा हूँ तब भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए ही है। इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन इन टोटल इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इन टोटल सेम रहती है टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेकिन विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर यूनिट डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, इसको समझते हैं कि डिक्रीज कैसे डिक्रीज होती रहती है पर यूनिट। मैं कुछ पोर्शन अरेंज कर रहा हूँ एक फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल देने के लिए।
अच्छा, यहाँ पे मैंने, जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा था और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर डिस्कस कर रहा था, तो मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वर्ड यूज किया था फिक्स कॉस्ट की इम्प्लीकेशंस को समझाने के लिए। तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए वो यूज करना पड़ा मुझे, तो मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मिसाल दी फिक्स कॉस्ट को समझाने के लिए कि फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्शन यूनिट में कंसिडर नहीं कर रहे होते, बल्कि जब हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं तो उसमें हम टोटल कॉस्ट की कंप्यूटेशन में कंसिडर कर रहे होते हैं फिक्स कॉस्ट को, और पर यूनिट कंप्यूटेशन में फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे होते। इसलिए जब इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट वेरिएबल है तो जाहिर है वो प्रोडक्ट यूनिट से आइडेंटिफाइबल है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हम पर यूनिट पे, इसलिए वो सेपरेट है, यूनिट प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ उसको उससे कंप्यूट कर रहे होते हैं जब हम नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे होते हैं, अनलेस हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज ना कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसकी इम्प्लीकेशन आती है कि फिक्स कॉस्ट भी हम रीजनेबल बेसिस यूज करके उसको यूनिट पे एलोकेट कर रहे होते हैं। तो जब तक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना हो, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट रहती है फॉर कंसीडरिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वर्ड यूज किया था, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यही वजह है कि जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसमें हम ज्यादातर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड इसलिए क्योंकि मटेरियल और लेबर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रोडक्शन यूनिट से आइडेंटिफाइबल होता है। ओवरहेड ही एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें ये चांसेस होते हैं कि उसका कुछ पोर्शन फिक्स हो, कुछ पोर्शन वेरिएबल हो, और उसमें ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट आने के चांसेस होते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरहेड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए जी, फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल देनी थी मुझे। फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था कि ये इन टोटल सेम रहती है टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, और पर यूनिट डिक्रीज होती रहती है फिक्स कॉस्ट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स बना रहा हूँ और मेरी जो फैक्ट्री है वो रेंटेड स्पेस में है, और उस जगह का जो रेंट है वो 2 लाख रुपए है पर मंथ, और उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है 50,000 फुटबॉल। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट को अगर देखा जाए, रेंट 2,000 है पर मंथ, तो ये मेरा पर मंथ फिक्स है, और पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी 50,000 फुटबॉल है। जब तक मैं 50,000 फुटबॉल के अंदर रहूंगा, मेरी प्रोडक्शन 50,000 फुटबॉल से कम रहेगी, मेरी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक है, इसको समझते हैं। जब तक मैं 25,000 फुटबॉल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस वक्त तक भी मेरी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है, और इस पॉइंट पे अगर मैं पर यूनिट देखूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 800 होगी, 800 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 800 नहीं बल्कि 8 होगी, 8 रुपीज पर यूनिट होगी। ठीक है, जब तक मैं 25,000 फुटबॉल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरी फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही है, और अगर मैं पर यूनिट कंप्यूटेशन करूँ तो पर यूनिट मेरी 8 रुपीज पर यूनिट होगी।
3 0 कट गया यहाँ से, 25 200 डिवाइड बाई 25 तो मेरे पास 8 आएगा। ठीक है। अच्छा जी अगर मैं 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही रहेगी और मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। अगर मैं 50,000 फुटबॉल बनाऊं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए ही रहेगी और मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, ₹4 पर यूनिट। ठीक है। इससे क्या साबित हुआ कि मेरी फिक्स कॉस्ट with respect to level of production, with respect to level of activity up till 50,000 units, मेरी फिक्स कॉस्ट इन टोटल तो सेम रह रही है, लेकिन पर यूनिट जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है, मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मेरी कम होती जा रही है। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। और उस एक्टिविटी के बाद एक जंप के पोर्शन में, एक स्टेप के पैटर्न में इंक्रीज हो जाती है और फिर एक अनदर लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी एक प्रीमिसेस की का रेंट 2 लाख रुपए है और मैं वहां पे 50,000 फुटबॉल प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो 50,000 यूनिट्स के बाद मुझे एक और प्रीमिसेस चाहिए होगी और उसकी कैपेसिटी भी अगर 50,000 फुटबॉल हुई तो मेरी इन टोटल 1 लाख यूनिट्स तक अगेन फिक्स कॉस्ट सेम हो जाएगी अप टिल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका भी पैटर्न यही होगा कि जितना मैं 50,000 से फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट फर्दर डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है। और जहां पर इंक्रीज आएगा वहां पर इंक्रीज स्टेप के पैटर्न में आएगा, इसलिए ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। इन कॉस्ट में इंक्रीज पर यूनिट नहीं आता बल्कि अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी स्टेप के पैटर्न में आता है। 50,000 यूनिट तक सेम रहेगी, फिर अचानक से कैपेसिटी इंक्रीज होगी और अगेन 1 लाख यूनिट तक सेम हो जाएगी। इनमें चेंज स्टेप के पैटर्न में आता है, इसलिए इनको स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये तो आपकी कोर्स मैपिंग है कि अगर इसको हम मैप करें तो किस तरह से मैप होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कोर्स को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो हमारी कोर्स की ओरिएंटेशन थी और सिलेबस था। अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। चैप्टर 1 जो है हमारा वो है कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह से डिफर करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है। तो शुरू करते हैं कोर्स को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और मोस्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी डिस्कस कर रहे होते हैं हम, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए और किस तरह से अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे एलोकेट किया जाए,
उस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक्टिविटीज की कॉस्ट को क्लासिफाई करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको एलोकेट करें प्रोडक्शन पे, सर्विसेज पे, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट टूल है जिसमें वेरियस प्रिंसिपल और मेथड यूज करके कॉस्ट अकाउंटिंग मदद देती है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, इवैल्यूएशन में और डिसीजन मेकिंग में। यही वजह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को एक टूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स यूज करके मैनेजमेंट की मुख्तलिफ चीज़ों में मदद हासिल कर सकते हैं, जिसमें प्लानिंग भी शामिल है, कंट्रोलिंग भी शामिल है, इवैल्यूएशन भी शामिल है और डिसीजन मेकिंग भी शामिल है। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि इसमें कॉस्टिंग डाटा को, कॉस्ट रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इनके दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल हो या किसी भी किस्म की दूसरी एक्टिविटी हो। उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, कॉस्टिंग डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेट किया जाता है और इसको रिलेट करने के लिए डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स हैं, डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू कॉस्ट रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज से इनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमिन करने के लिए, यानी कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट डिटरमिन करने में इस्तेमाल होती है और कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स, कॉस्टिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग शामिल है, जॉब कॉस्टिंग शामिल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स हैं। इनको यूज करके कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉस्ट रिलेटेड डाटा की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती है और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा को रिकंसाइल किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और आखिर में कॉस्ट रिलेटेड डाटा डिफरेंट बजटरी टेक्निक्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है और जब ये वेरिएंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर अगर वेरिएंसेस एडवर्स हो तो फिर कंट्रोलिंग मेजर्स लेने में ये मदद देते हैं और इस तरह इनको इस्तेमाल करके कंट्रोल इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और जो एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं उनको मिनिमाइज या रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप या पर्पस डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किन किन कामों में इस्तेमाल होती है और किन किन कामों में मदद देती है। कलेक्शन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट डाटा में मदद देती है, इससे हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन कॉस्ट एंड एक्टिविटीज और वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हो सकता है, एक्चुअल कॉस्ट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी कॉस्ट डिटरमिन करने में इस्तेमाल होती है। कॉस्ट डिटरमिन करने में हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकता है, जॉब कॉस्टिंग भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हो सकता है। इस तरह वेरियस मेथड्स हैं। इसी तरह कॉस्टिंग का इस्तेमाल
कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड करने में भी होता है, और इसके लिए डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड यूज किए जाते हैं, और फिर इसको रिकंसाइल करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग मदद देती है विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा से रिकंसाइल करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग मदद देती है। इसके अलावा कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की मदद देती है। तो किस तरह? कॉस्ट अकाउंटिंग में बजटरी कंट्रोल्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करके वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर अगर एडवर्स वेरिएंसेस आए तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको, आपके लिए ये, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। अल्लाह हाफिज़।